हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आपके सामने मैं आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस लेकर के। और ये डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट का एनालिसिस है जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी जो है पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ या जो एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस आप लोग के लिए लाने वाला हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाए एंट्रेंस टेस्ट की, ना सिर्फ डीयू के लिए है बल्कि सीयू, सीईटी, इग्नू और अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज पेपर वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें भी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स जो है इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप सभी लोग जो इस वीडियोस को देखिए क्योंकि आपके जो है किसी न किसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है जो कि आगे जा करके आपको हेल्प करेगी आपके एंट्रेंस एग्जाम में एज वेल एज योर इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिए जिससे जो भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस एनी क्वेरी आप हमको जो है वहाँ मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है, इसको डाउनलोड करने के बाद आप जो भी वीडियोस और पीडीएफ्स हैं आप इजीली अच्छे तरीके से वहाँ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। और ये जो है क्वेश्चन, ये इसकी एक वीडियो जो है पार्ट 1 की आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने पार्ट 2 लिखा हुआ है। पार्ट 1 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी बन चुकी है, उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने 6-7 क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। इन रिसर्च गुड हाइपोथेसिस इमर्ज फ्रॉम डिस्कशन, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, लिटरेचर सर्च। क्या आंसर हो सकता है इसका? एक अच्छा जो हाइपोथेसिस अगर आपको इमर्ज करना है, एक अच्छा हाइपोथेसिस अगर आपको बनाना है तो आप किस चीज़ का सहारा लोगे? डिस्कशन का, रीजनिंग का, ऑब्जर्वेशन का या लिटरेचर सर्च का? तो आंसर है लिटरेचर सर्च या लिटरेचर रिव्यू जिसे आप कहते हो। ठीक है, गुड हाइपोथेसिस मतलब हमें पता है कि हमको रिसर्च गैप्स जो है वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और रिसर्च गैप्स आप सबको पता है, आप लोग रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, रिसर्च पेपर्स बना रहे हो, तो आपको पता होता है कि जो रिसर्च गैप है ये हमें लिटरेचर रिव्यू पढ़ के हमें रिसर्च गैप्स मिलते हैं और उसके बेसिस पे हम एक अच्छा हाइपोथेसिस बनाते हैं। और उसके बाद फिर आगे जा कर के वी विल कंटिन्यू दी स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी जिसमें हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, फाइंडिंग्स, सजेशंस, और ये सब प्रोसेस जो है पूरी चलती रहती है। तो लिटरेचर रिव्यू हमारा काफ़ी हेल्प करता है एक अच्छा हाइपोथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड व्हेन कंपैरिजंस आर मेड अमंग more than two groups, less than two groups या at least two independent groups। किस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब एनोवा, एनोवा की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जो एनोवा है ये किस लिए यूज़ होता है, किन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है? तो इसका आंसर है मोर देन टू ग्रुप्स। मोर देन टू ग्रुप्स कैसे, आइए चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोर देन टू ग्रुप्स इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट मेजर, और मोर देन टू ग्रुप्स इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रिपीटेड मेजर्स। दोनों की केस में जब दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं तब हम ये पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं और पैरामीट्रिक टेस्ट का नाम है अनोवा। इसकी मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, मैं कह सकता हूँ। ये जो मैंने आपको चार्ट दिख रहा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, बहुत पहले बनाई थी पर बहुत यूज़फुल है। मेरे को भी याद नहीं होता था पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, इवन ये पूरा जो चार्ट है ना, आपको कोरिलेशन टेस्ट या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब चीज़ें, टाइप ऑफ डाटा, ये सब आपको उससे अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। और ये चार्ट आप कभी नहीं भूलोगे जो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू ग्रुप्स in an experiment to see the effect of learning method on the retention the independent variable is। बहुत आसान, लर्निंग मेथड और रिटेंशन ये दो आपको दिए हुए हैं वेरिएबल्स, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो आपको ये बताना है द इफेक्ट ऑफ लर्निंग मेथड ऑन द रिटेंशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। आंसर इज लर्निंग मेथड, है ना। इंडिपेंडेंट ये हो गया, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं वो हो जाता है इंडिपेंडेंट, और जिसके ऊपर हम उसका जिसको जो इफेक्टेड होता है, हमने मैनिपुलेट किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसके ऊपर हम इफेक्ट देख रहे हैं वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा रिटेंशन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे लर्निंग मेथड जो कि यूज होता है एक्सपेरिमेंट मेथड में। Next question, action research in physical education is concerned with
कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, लेबोरेटरी प्रॉब्लम या इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। बहुत आसान, 2 शब्द से समझ में आ गया हमको। आंसर क्या हो सकता है इसका? एक्शन रिसर्च मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, ठीक है। कोरिलेशन टेल्स अस द एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इज बेसिकली टेल्स अस द कॉज एंड इफेक्ट, हमें बताता है, जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे कॉज देखा हमने लर्निंग मेथड और उसका इफेक्ट देखा हमने रिटेंशन में। लेबोरेटरी प्रॉब्लम इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम एक्शन रिसर्च का में यूज़ होता है जब हमें कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च है क्वालिटेटिव। तो हमें कोई इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम एक्शन रिसर्च यूज़ करते हैं। यूस्ट्रेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिस्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी या स्ट्रेस। ये एक तरीके से मीनिंग पूछ रहा है, यूस्ट्रेस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, है ना। पॉजिटिव स्ट्रेस किस तरीका? स्ट्रेस भी पॉजिटिव होता है, स्ट्रेस तो मैंने नेगेटिव सुना है, पॉजिटिव भी होता है स्ट्रेस। जब हम सुबह उठते हैं तो हम थोड़े स्ट्रेस्ड रहते हैं वहाँ पे कि यार पूरा दिन है, हमें ये चीज़ें करनी है, हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, हम अपनी टाइम सेट करते हैं, हम अपने गोल सेट करते हैं, है ना। तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है। अगर स्ट्रेस नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि यार हमने ये बात की है कि हमें 30 जो है MCQ निपटाने हैं रिसर्च के या ऐसा कुछ करके, तो हम जो है उधर उधर जो फालतू काम कर रहे होते हैं कि बैठे हैं तो बैठे टीवी देखे जा रहे हैं, है ना। फ़ोन में बात कर रहे हैं तो फ़ोन में बात किए ही जा रहे हैं। अगर स्ट्रेस नहीं होता तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहती, टीवी देखना, फ़ोन में बात करना, म्यूज़िक सुनना। पर थोड़ा स्ट्रेस है कि हाँ हमें अपने गोल अचीव करना है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी गोल अचीवमेंट में। और ऐसा स्ट्रेस जो पेन देता है, दर्द देता है, वो होता है डिस्ट्रेस, ठीक है। तो यूस्ट्रेस मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? इनमें से हाइएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? 0.01, 0.002, 0.05 या 0.001? आंसर इज 0.01। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। सब पता चलेगा, पहले आप एक अपनी कॉपी में ये लिख लो। जरूरी नहीं है कि अगली बार भी हाईएस्ट पूछे, हो सकता है मीडियम लेवल पूछ ले, हो सकता है लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछ ले। तो चार्ट बना लेते हैं। 0.01 होता है हाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.05 होता है मीडियम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.10 होता है लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये आप नोट कर लो क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब कोई नया कॉन्सेप्ट ना पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी वीडियो अधूरी है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। सिग्निफिकेंस लेवल हम सब पढ़ते हैं, इसे हम अल्फ़ा के रूप में भी ये जाना जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। और विदाउट एनी मच टाइम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, ये क्या है? ये कौन सा एरर है? टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है? याद करिए, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? जल्दी। दिस इज टाइप 1 एरर, ये टाइप 1 एरर है। और अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने बहुत ही अच्छी कबीर सिंह के ऊपर, कबीर सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन करुणा सिंह बनाया है, और टाइप 1 टाइप 2 मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलने वाले। चाहे आपसे 10 साल बाद भी पूछ रहे तो आप कभी नहीं भूलोगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख लो। तो रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू होता है आपका टाइप 1 एरर, जो कि डेंजरस होता है। अब उस डेंजरस एरर को हटाए कैसे? एरर तो बहुत गलत होता है, उसके लिए आपको सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। तो जब हम अल्फा को बढ़ा देते हैं तो हमारा टाइप 1 एरर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लोअर सिग्निफिकेंस लेवल इंडिकेट्स दैट यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अगर आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल कम है, आपका अल्फा कम है, मतलब आपको अभी और यू नीड एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, है ना। आपको आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना, यू शुड हैव एविडेंस ऑफ इट, तभी तो आप उसको, है ना, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हो तो यू शुड हैव एविडेंस ऑफ इट। अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल हाई है, मतलब आपके पास अच्छे खासे एविडेंस हैं, तो आप बोल सकते हो नल हाइपोथेसिस यू आर रिजेक्टेड व्हेन यू आर ट्रू। पर अगर आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल कम है तो मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, हमें तो रिजेक्ट करना है ना। तो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। और अगर आपको उसको रिजेक्ट करना है तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल हो वो इंक्रीज होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी से। और कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी मतलब पी वैल्यू।
इफ़ पी वैल्यू हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोगों ने याद है इससे पहले जो हमने जेड टेस्ट और टी टेस्ट किया था, हम लोग अपने जेड टेस्ट को क्रिटिकल वैल्यू से जो है कंपेयर करते थे, तो यहाँ पे हम अपना जो पी वैल्यू से भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं सिग्निफिकेंस वैल्यू। इस तरीके से भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो। इफ़ पी वैल्यू इज लेस देन योर सिग्निफिकेंस लेवल, अगर पी वैल्यू छोटा है सिग्निफिकेंस लेवल से, इट मीन्स द एविडेंस इन योर सैंपल इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी एबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर पी वैल्यू आपका कम है सिग्निफिकेंस लेवल से, इसका मतलब ये है कि आपके पास अच्छे खासे एविडेंस हैं कि आपको जो रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। और अगर जो है पी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है सिग्निफिकेंस लेवल से, तो आप बोल सकते हो वही एक तरीके से जो लोअर हमने सिग्निफिकेंस लेवल में पढ़ा था, यू डोंट हैव एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। हाँ, तो ये सिग्निफिकेंस लेवल का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, और इसका मतलब होता है अल्फा। टाइप 1 एरर को हटाना है, कम करना है एक तरीके से, तो अल्फा को इंक्रीज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रिसर्च मेथड द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट्स द कॉज ऑफ इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट। इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, इफेक्ट कॉज ढूंढना चाहता है, कुछ इफेक्ट हुआ है, पेट दर्द चालू हो गया है ना, ये इफेक्ट हुआ है, लोग एक बारात से निकले, उन सब का पेट दर्द चालू हो गया है ना, तो अब उनका कॉज ढूंढना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक्स पोस्ट फैक्टो, केस स्टडी, या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड। समझ में आ रहा होगा, मिड डे मील से समझ में आ गया हमको, है ना। हम लोग ने ये पढ़ा है मिड डे मील भी जो है काफ़ी यूज़ होता है। तो आंसर इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। जब हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है कॉज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, है ना, कुछ इवेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है कोई चीज़, और उसका हम कॉज ढूंढना चाहते हैं, उसका हम कॉज इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड, और इसे हम कॉजल कंपेरेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जनरली यूज़ होता है इस केसेस में, इस रिसर्च मेथड में, व्हेन द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट, ठीक है। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी आपका क्वालिटेटिव है, और ये जो एक्सपेरिमेंट दोनों दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड होता है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, ये होमवर्क है आपका। अ मेथड यूज टू इवेलुएट whether the observed effect is produced by the treatment or is a psychological is called Avis effect, Hawthorne effect, प्लेसिबो या इंटरैक्टिव इफेक्ट। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है हमें, क्या आंसर है इसका, जिससे आपको भी पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आएंगी, कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हम इसको करेंगे कवर, और कुछ CUCT के भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोग एक उसका भी मैंने क्लास करवाई हुई है पार्ट 1, उसको भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। CUCT का भी करूँगा। तो ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आती रहेंगी, साथ ही साथ कुछ हम लोग नॉलेजेबल वीडियोज़ भी शेयर करेंगे रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, आपकी नॉलेज इन्हेंस होती रहेगी। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।